अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के सियासी हालात में जितने बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके आप बयानात पढ़ें तो सब के अंदर आपको एक तासुर बड़ा खुला मिलता है, और वो तासुर क्या है, जरदारी साहब को सुन लें, अयाज सादिक की बात सुन लें, किसी PMLN के बाकी जो सरकर्दा रहनुमाओं हैं उनसे बातें कर लें ऑन दी रिकॉर्ड या बैकग्राउंड के अंदर कि डील हो रही है। और फिर हमने चंद रोज़ पहले प्राइम मिनिस्टर का भी एक रद्द-ए-अमल सुन लिया फवाद चौधरी साहब की ज़ुबानी कि अगर नवाज़ शरीफ के लिए रास्ता निकालना है तो फिर जेलों में बंद जितने कैदी हैं उन सारों को भी छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी डील है जो अभी सामने नज़र नहीं आई? बहुत से नून लीग के जो सीनियर लोग हैं उनका ख्याल ये है कि कुछ ऐसी मैसेजिंग हुई है लंदन और पिंडी के दरमियान जिसके बाद ये चीज़ जो है उसको तक़वियत मिल रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि पिंडी की जानिब से जो कॉन्फिडेंस लेवल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर वो शेक हो रहा है। शेक क्यों हो रहा है? इसलिए कि वो कहते हैं इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत ख़राब है, कर्ज़ों का बोझ बहुत बढ़ गया और यकीनन बढ़ चुका है। कोई 30,000 अरब से 51,000 अरब पे जा चुके हैं। एक्सटर्नल डेट बहुत ऊपर जा रहा है, महंगाई का बहुत ज़ोर है। तो ये जो बोझ है इकॉनमी का, ये मसाइल पैदा कर रहा है, परेशानी का सबब बन रहा है। ये PTI के लिए भी है और ज़ाहिर है पाकिस्तान के जितने अदारे हैं उनके लिए भी है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग भी थी और उसमें कहा गया कि 2022 से 2026 के दरमियान पाकिस्तान का जो पहला नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है उसको हतमी शक्ल दी गई है। उसकी पूरी तफसीलात तो अभी सामने नज़र नहीं आई हैं, लेकिन एक उसकी जो पंच लाइन कहना चाहिए वो हमारे सामने आई है। तो कहा गया है कि जो इकनॉमिक सिक्योरिटी है वो उसका महवर होगा उस पॉलिसी का। तो इकॉनमी के इर्द गिर्द इस वक्त सियासत भी घूम रही है, इस वक्त सिक्योरिटी भी घूम रही है, और शायद आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो क्या रुख इख्तियार करेंगे, उसके अंदर भी यही इकॉनमी की जो सूरत हाल है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, पोस्ट कोरोना एक पूरी दुनिया के अंदर सिचुएशन है, वो चीज़ें मेजर फैक्टर के तौर पर हमारे सामने आ सकती हैं। अयाज सादिक ने कहा क्या था जिसके बाद ये सारी बहस शुरू हुई, पहले वो सुन लेते हैं, दिखाइएगा। मियाँ साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ, बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं बिल्कुल, मगर यह है कि घबराहट जरूर है और मैं अगले महीने फिर जाऊंगा। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। शेख रशीद साहब ने इसके जवाब में क्या कहा वो भी दिखा दें। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा, कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा, यानी उनसे हाथ हट गया जो नाम लेके लंदन से बातें करते थे। अब वो क्या ये तासर देना चाहते हैं कि हमारे हालात गुड्डी गुड्डी हो गए? अदारे 20-20 साल की पॉलिसियां बनाते हैं, 20 दिन की पॉलिसियां नहीं बनाते। खुद ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। जो कौम ने हमें वोट दिए थे वो इसलिए दिए थे कि ये चीनी चोरों, आटा चोरों, घी चोरों, मनी लॉन्डरों, करप्ट लोगों से, महल बनाने वालों से, लंदन से, इनको कानून के तहत कानून के कटहरे में खड़ा करें। इसमें हम नाकाम रहे। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा हूँ। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है। कोई फार्मूला नहीं मांग रहा, उनके पास खुद बड़े फार्मूले हैं जिनके बारे में वो कह रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत ही थिन मेजॉरिटी के साथ जो है मरकज़ में कायम है, पंजाब में भी इसी तरीके से है, और उसके जो इत्तेहादी हैं काफ लीग है, GD है और MQM है। इन तीनों जमातों के मतलब आम तौर पर सियासी रवैया अगर माजी का देखें तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ये लोग चलते हैं, उससे टक्कर लेना, उससे लड़ना पसंद नहीं करते। अगर काफ लीग को फ़ैसला करना हो, अपनी सियासी राह मुतय्यन करनी हो, और तो वो इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा उसको वज़न देंगे कि उनके साथ रिलेशनशिप क्या है और वो किस तरफ जाना चाहते हैं। MQM भी बिल्कुल तकरीबन ऐसी सूरत हाल के ऊपर है, ख़ास तौर पर अब ऐसे मौके के ऊपर जब कराची ऑपरेशन के बाद उन्होंने MQM लंदन से अपनी राहें जुदा कर ली हुई हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ के कोई और रास्ता नहीं अपनाएंगे। GDA बिल्कुल इसी तरीके से एक इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाने वाली जमात है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर PMLN कहाँ स्टैंड करती है? PMLN से नवाज़ शरीफ वो डिसक्वालीफाइड हैं फॉर लाइफ टाइम। उनके लिए अभी तक कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है। जब तक कोई ऐसी आइनी तरमीम ना आ जाए, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ना आप इख्तियार कर लें, तब तक तो वो दोबारा पार्लिमान के रुकन भी नहीं मुंतखब हो सकते। मरियम अपने केसेस भुगत रही हैं, तो ये दोनों तो फौरी तौर पर पिक्चर से आउट हो जाते हैं। तो विद इन दी पार्लिमान कौन सा ऐसा जादू चलेगा कि ये तब्दीली आ जाएगी? ये आसान अमल नहीं है, क्योंकि सबसे कमज़ोर तरीन जो हुकूमत भी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आज 27 दिसंबर भी है, 88 से 90 वाली,
जब वहाँ पे भी उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की गई तो वो कामयाब नहीं हुई, नाकाम हो गई। बेनज़ीर उस नो कॉन्फिडेंस को डिफ़ीट करने में कामयाब हो गई। हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस लाना कभी भी आसान ना माजी में था ना अब होगा। तो ये एक रास्ता आइनी तरीक़ाकार तो यही है कि उनके इत्तेहादी उनका साथ छोड़ जाएँ, नो कॉन्फिडेंस आ जाए। लेकिन ये मुमकिन होना पाकिस्तानी सियासत में सिर्फ़ एक सूरत मुमकिन होगा कि मेजर स्टेक होल्डर्स, इस्टेब्लिशमेंट वो यकीनन अपने हाथ खड़े करके खुल के दूर हो जाएं और कहें कि ठीक है, आप सियासी लोग अपनी अपनी गेम खेलें। उसके अंदर ऐसी सूरत हाल कोई पैदा हो सकती है कि गिव एंड टेक के अंदर अपोजिशन के लिए कोई रास्ता निकला है, लेकिन हुकूमत वक्त का पलड़ा फिर भी भारी रहेगा। तो ये आज के प्रोग्राम का हमारा एक टॉपिक है। 27 दिसंबर है, मोहतरमा की शहादत का दिन है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अफसोसनाक दिन है पाकिस्तानी सियासत का। 27 दिसंबर 2007 को हम उस दिन नवाज़ शरीफ का इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी, तो नवाज़ शरीफ का इंटरव्यू करते हुए वापस गोजर खान से रावलपिंडी की तरफ आ रहे थे और रावलपिंडी से बाहर ही पुलिस वालों ने हमारी गाड़ियां रोक दी और कहा कि नवाज़ शरीफ के जलसे के ऊपर फायरिंग होगी, ठीक है, जलसे के ऊपर फायरिंग होगी, आप यहीं रुक जाएँ। तो हम वहाँ से अपने रास्ते अलहदा किए, मरी रोड से होते हुए वापस अपने दफ्तर की तरफ आ रहे थे, तो पता चला लियाकत बाग से अभी साइड से गुजर रहे थे, तो पता चला मोहतरमा के जलसे के ऊपर भी फायरिंग हो गई। फिर पता चला नहीं, वहाँ पे खुदकुश हमला हो गया। अभी पूरी तफसील वाज़ेह नहीं थी। हमने बीपर्स करने शुरू किए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से, तो बहुत से इनके उस वक्त के जो रहनुमा थे वो दुरुस्त बात नहीं, सच नहीं बोल रहे थे, बल्कि ये कह रहे थे मोहतरमा बिल्कुल ठीक है, हम देख रहे हैं हमारी गाड़ी पीछे पीछे आ रही है, हालांकि उनके साथ उस वक्त कोई भी नहीं था। एक अफसोसनाक वाक़या था और उसके कुछ लोगों को तो कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। और शफाफियत के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो रह गए हैं उनको भी पकड़ा जाए और सज़ा दी जाए। कोई भी उसके पीछे मुलव्वस था उसको बचना नहीं चाहिए। एक पाकिस्तान की मुंतखब वज़ीर आज़म थी, तो किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको मारने वाला, उसको शहीद करने वाला वो इस सरज़मीन पर चल रहा हो और हम लोग हुकूमत से अभी भी तवक्को कर रहे हो कि वो सज़ा का अमल आगे बढ़ेगा। जो आज के प्रोग्राम का है उनकी तरफ आने से पहले प्रोग्राम का आगाज़ हम चाहेंगे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब हैं हमारे साथ, उनसे करें। फ़वाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। नून लीग की तरफ से डील 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 इसका तासुर दिया जा रहा है, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो नवाज शरीफ के लिए वापसी के लिए खुला हो इस वक्त? देखिए, नवाज शरीफ साहब के लिए सारे रास्ते खुले हैं और असूलन तो उन्हें डील या नो डील उन्हें कल वापस आना चाहिए। शहबाज शरीफ यहाँ पे एफिडेविट दे चुके हैं, गारंटी दे चुके हैं कि वो इलाज के बाद वापस आएंगे। अब 17 महीने हो गए हैं, उनका इलाज मुकम्मल ही नहीं हो रहा। वो कभी एक रेस्टोरेंट से जाते हैं, दूसरे रेस्टोरेंट से, फिर तीसरे रेस्टोरेंट के ऊपर, और उससे एक तासुर ये उभर रहा है कि पाकिस्तान में जब कोई मोटरसाइकिल चोरी होता है तो सारे खानदान को उठा के जेल में डाल देते हैं कि मुजरम पेश करो। और इतना बड़ा जो मुजरम है जो अरबों रुपया लेके भागा हुआ है, वो कभी एक रेस्टोरेंट जा रहा है, दूसरे रेस्टोरेंट जा रहा है, और उसका जो गारंटर है वो भाषण दे रहा है इकोनॉमी के ऊपर यहाँ बैठा हुआ। असूलन तो जो लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए था और अब भी चाहिए कि जो गारंटर है उसको बुलाए, उसको कहिए अगले 3 दिन में आप उनको पेश करें, अदरवाइज आप जेल जाएंगे जाली एफिडेविट देने के ऊपर। लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है एंड इट मस्ट हैपन एज सून एज पॉसिबल। प्राइम मिनिस्टर का इसके ऊपर क्या रद्द अमल है? नवाज शरीफ की ये जो डील वाली खबरें, यही रद्द अमल है जो मैं आपको दे रहा हूँ कि उन्हें कल नहीं, उन्हें फौरन वापस उनको लेके आना चाहिए और शुड फेस लीगल जो अपना उनका कोर्ट केस है उसको, या वो पैसे दें या जेल जाएं, तीसरा कोई रास्ता नहीं। क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि अगर नवाज शरीफ के लिए रास्ता निकालना है तो फिर जेल में बंद सारे कैदी जो हैं उनके दरवाजे खोल देते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर तबसरा कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो लीगल जो हमारा इस वक्त मॉरल एथिक्स हैं वो इतने लो हो गए हैं कि बार के जो वकील भी अगर कहे कि जी ये अपना सारी उम्र के लिए ना करें तो फिर इसका मतलब ये है कि बाकियों को भी जेल नहीं खोल रहे। वो सुप्रीम कोर्ट बार के हवाले से उन्होंने एक पासिंग रिमार्क्स हुए थे, तो ऐसा और के बाद चौधरी साहब, जो PMLN के सीनियर लोग हैं उनका ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से उनका कोई बैक चैनल कॉन्टैक्ट चल रहा है, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, PMLN के सीनियर लोग तो पहले दिन से ही जो है वो पॉलिश का सामान लेके बैठे हुए हैं, बूट नहीं मिल रहा। असल में इशू ये है कि ये इन्होंने तो सारी उम्र, आपको पता है 1980 में जो नून लीग की राइज है वो हुई ही डीलों के ऊपर है, कभी इन्होंने इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स तो की नहीं है। तो जाहिर है अब भी ये सारे जो यहाँ रात को टीवियों पे भाषण देते हैं वोट को इज्जत दो, सारा दिन यही कामों में लगे रहते हैं, क्योंकि इनका अवाम को तो इनको अवाम के ऊपर तो इनका एतमाद नहीं। आप देखिए 18वीं तरमीम का एक जो बहुत बड़ा हमें और भी प्रॉब्लम हुआ है, ये सारी अब 4-4 डिवीजनों की पार्टियां हैं।
जो कोई पंजाब की पॉलिटिक्स कर रही है, एक पार्टी जो है वो सिंध की पॉलिटिक्स कर रही है। केपी में आपने देख लिया, ये जो बड़ी पार्टियां हैं सो कॉल्ड, वो तो राउट हो गई, उनकी तो कोई हैसियत ही नहीं रही। चौधरी साहब, लेकिन इनका ख्याल ये है कि आपके इत्तेहादी जो हैं वो उसमें से काफ लीग या जीडीए या एमक्यूएम ये आपका जल्द साथ छोड़ देंगे, तो इन हाउस या तो नो कॉन्फिडेंस वो ला सकते हैं या तब्दीली का अमल किसी और तरीके से शुरू हो जाएगा इन्हीं समरी से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने आपके सर से हाथ उठा दिए। ये तासुर बड़ा खुलेआम वो देने। नहीं, वो तो आप पिछले 3 सालों की अगर या 2 सालों की आप इवेंट्स निकाल के देखें, जब भी कोई लेजिस्लेशन गई है यही हुआ है कि ये बजट पास नहीं होगा, ये क्योंकि टेलीविजन पे भी ज़ाहिर है एक चूरन बेचना होता है रोज रात को, कोई ना कोई इतना ज्यादा 12 घंटे टीवी चलाना होता है, तो इसलिए तो पाकिस्तान में एक रवाज है कि हर वक्त एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है वो चलती रहती है। पाकिस्तान बड़ा आगे चला गया हुआ है, ये इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से बड़ी पीछे निकल गया, कोई ऐसी बात नहीं है। और अगर देखिए बड़ी सिंपल बात है, इत्तेहादी जमातों ने अपने अगले इलेक्शन देखने हैं, तमाम जमातों ने अगस्त के बाद जो है अगला इलेक्शन जो है जाहिर है वो शुरू हो जाना है, कैंपेनें शुरू हो जानी है, तो वो अपना उस वक्त फैसला करेंगे। कोई पागल नहीं है जिस वक्त हुकूमत छोड़ के तो वो इनके जो है वो सारे जो है वो अपने इनके पीछे चल पड़े जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप अंदाजा लगाएं इस वक्त सेनेट में न्यूमेरिकली अपोजिशन जो है उसका नंबर ज्यादा है, बट इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो सेनेट चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस दे, बाकी इन्होंने क्या करना। क्या कोई ऐसी सूरत हाल है कि एस्टेब्लिशमेंट से आपकी दूरी पैदा हो गई? लेकिन पहली बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट हम डिस्कस बहुत ज्यादा करते हैं, बट असल में हमें इतना डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप वैसे समझना चाहते हैं कोई ऐसा जो आज से 2.5 साल या 3 साल पहले जो हमारे रिलेशनशिप थे, हमारे रिलेशनशिप हुई है। आज जो मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, इसमें आर्मी चीफ के अलावा DGI भी मौजूद थे? जी, सब लोग थे। उस मीटिंग के बाद भी एक क्या सराई सामने आई कि वो वीडियो के अंदर उनकी कवरेज नजर नहीं आई, तो वो बैठे थे या कवरेज नहीं करवाई गई? कुछ ऐसा वजाहत करना चाहेंगे इसकी? नहीं, 4-5 वीडियो है, 2 में वो 2-3 में है, 1-2 में नहीं हो, 1-2 में एक आध में मैं भी नहीं हूँ, ये तो बेवकूफाना बात। क्या उसकी वीडियो कवरेज करवाएगी? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में वो मौजूद थे या नहीं थे? जी मौजूद थे, मैं आपको भेज देता हूँ, चला भी दीजिए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, वज़ीर इत्तलात हमारे साथ थे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियात में शामिल हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और सेनेटर ओन अब्बास भप्पी साहब, दोनों को खुश आमदीद कहूँगा। रांझा साहब, वफाकी वज़ीर साहब की गुफ्तगू आपने सेर हासिल गुफ्तगू सुन ली। वो तो कहते हैं कुछ नहीं, बूट ढूंढ रहे हैं, पॉलिश पकड़ के बूट नहीं मिल रहा। बूट को ये छोड़ेंगे तो बूट कहीं और जाएगा ना जी। तो आप इंतजार में हैं कि ये छोड़ें तो आप पकड़ लें। ये इन्हीं को पता है कि बूट का और उसकी सारी तशरीह जिस तरह वो कर रहे हैं और पॉलिश को भी उन्होंने बयान किया है, मेरे ख्याल से पॉलिश का मौसूफ का बड़ा अच्छा तजर्बा है और शायद उसी तजर्बे को वो हमारे ऊपर भी डाल रहे हैं, तो हमारा तो तजर्बा नहीं है। और जहाँ तक बात है उनकी बात दुरुस्त नहीं है, खैर, लेकिन क्या ये सूरत है कि आप लोग वाकई? सर ऐसी कोई बात नहीं, और ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक गलत तासुर दिया जा रहा है। और अगर किसी ने ये बात की भी है और ये महसूस भी कराया तो उसने गलत करवाया है। कोई इस तरह की बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा कोई डील वील, कोई इस तरह का किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। हम अपने असूलों पे खड़े हैं और हम सिर्फ फ्री एंड फेयर। तब्दीली आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए, तब्दीली अगर आएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के 4 कॉर्नर्स के बीच में, विद इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हमारा प्रोसेस होगा वो हम अडॉप्ट उसका तो एक नो कॉन्फिडेंस का रास्ता है। इत्तेहादी छोड़ दें, वो अपनी अक्सरियत खो दें, वो रास्ता है। छोड़ सकते हैं, ये हमारा। आपकी उम्मीद है इनमें से या नहीं है? देखिए, अभी तक तो इसके कबल अज वक्त है कुछ भी कहना। ये सारी अगर कोई अयाज सादिक ने ये बयानात क्यों दिए? देखिए, अयाज सादिक साहब ने जो बयान दिया है उसका मतलब और ले लिया गया है। अरे 2 दफा कह चुके हैं वो। अयाज साहब शायद अपनी मुलाकात के बारे में वो बयान कर रहे होंगे और जाहिर है मियां नवाज शरीफ जल्द ही धमाका होने वाला है। देखें, सियासी बयानात हम सब देते हैं, ये सिर्फ सियासी बयान है, कोई हकीकत नहीं है। सियासी ना नवाज शरीफ ने वापस आना है, ना कोई तब्दीली आनी है। वापस आना तो उन्होंने ज़रूर है, लेकिन किसी डील के जरिए नहीं आना, उन्होंने प्रॉपर चैनल के थ्रू आना है। और चाहे वो जो भी हो, गिरफ्तारी हो, आपने इनकी सियासत देख लिया है, ये गुड कॉप बैड कॉप वाला काम करेंगे। एक इधर से दिखा रहा है, एक इधर से दिखा रहा है, क्या होने वाला? एक्चुअली स्टार्ट इन्होंने खुद ही किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाज सादिक साहब का बयान को थोड़ा सा ना पूरा कॉन्टेक्स्ट में देखिएगा। उन्होंने कहा, मेरा चेहरा देखें किस तरह मुस्कुरा रहा हूँ, ये खुशी की खबर जल्द आने वाली है और मैं लंदन उनसे मिल के आया हूँ और इंशाल्लाह वो यहाँ से इन्होंने क्या करें खुद स्टार्ट की, एज इफ दे नो इट। कि वैसे आपस की बात ये है कि जो हम भी सुन पा रहे हैं, फिर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो सकती है कि उनका वीज़ा वहाँ से रिजेक्ट हो गया
वीज़े के साथ अपीलेट ट्रिब्यूनल में चले गए। जो एफिडेविट इन्होंने राणा शमीम का यहाँ जमा कराया था, एक्चुअली जाना वहाँ पे था। अब वहाँ पे चार्ल्स कोथरी का बयान आ गया कि ये हुआ मार्बल आर्च में फ्लैगशिप की कंपनी वाले दफ्तर में साइन किया, जहाँ आबिद शेर अली मौजूद थे, इसाक डार भी मौजूद थे और इनके दोनों बेटे भी थे। अब यहाँ पे अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये एफिडेविट रिजेक्ट करे, चार्ल्स कोथरी इंटरव्यू किया ना आपने, इरफान हाशमी का इंटरव्यू, 2 वर्जन हैं इस वक्त। एक्चुअली इरफान हाशमी का एक और इंटरव्यू, उसने कहा कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं सोलिसिटर का झूठ नहीं बोल सकता, मुझे ग्रैब करे, मैं तो लंदन में रहता हूं, मुझे लेके चला जाएगा। अगर एफिडेविट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कह देती है कि नलिफाई है, ये झूठा है और राणा शमीम झूठ बोल रहा है कि ये कोई लॉयर विंग का सदर भी है और नवाज शरीफ सदर में, तो जो पोलिटिकल एजालाम के लिए अप्लाई किया है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया, जिसमें 2-3 साल। सो अगर वो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में मियाँ साहब वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और मोस्ट लाइकली आते हो सीधा अडियाला जेल को जाएंगे, तो उसके लिए ख्याल में आ रहे हैं जनवरी, अगर वहां से केस रिजेक्ट हो जाता है पोलिटिकल एजाइलम तो वापस आ रहे हैं। तो नून लीग ये नैरेटिव बिल्ड कर रही है कि हम एक्चुअली डील के नतीजे में आ रहे हैं, जो कि ये खुद अरेंज कर रहे हैं, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली आप वीजे के रिजेक्शन में है लेकिन जाना इन्होंने जेल है। तो वो एक जो एक फॉल्स स्क्रीन क्रिएट की है, स्मोक स्क्रीन क्रिएट की है नून लीग ने, वो बेसिकली उसी पे आजकल डिस्कशन 3 दिन से चली जा रही है कि जी ऐसी बात है अभी वीजा रिजेक्ट होने वाला, छुट्टी होने वाली। देखें मेरे भाई ने बड़ी एक एनालॉजी ड्रॉ की है, मैं इनकी अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से वजाहत की है, लेकिन एक बात मैं बड़ी वाज़ह बता दूं कि चाहे जेल जाएं, चाहे अदालत से पहले कोई फ़ैसला हो या जो भी चीज़ सूरत हाल सामने आए, पाकिस्तान तो नवाज़ शरीफ ने आना है। अब रही बात कि वो किसी डील के ज़रिए आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि जो अयाज साहब की बातचीत हुई या जो उन्होंने किसी प्रोग्राम में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के वालिद की बरसी पे गालिबन अगर उन्होंने ये गुफ्तगू की है तो उसको ज़्यादा हम आगे ले गए। नवाज़ शरीफ साहब का, मैं आपको सही एक्चुअल बात बता रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब का सिर्फ एक मुतालबा है कि पाकिस्तान के बीच में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं, दैट इज़ इट। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ये जितनी भी खबरें चल रही हैं या क्या सराइयाँ चल रही हैं कि कोई डील हो रही है या मैसेजिंग हो रही है, उस डील या मैसेजिंग के अंदर 2-3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर कोई भी हतमी अभी फ़ैसला होना बहुत दूर है, अभी करीब नहीं है। पहला तो ये है कि इकॉनमी बहुत बैठ गई है, इस इकॉनमी को, इतनी जो बैठी हुई इकॉनमी है, इस दलदल से बाहर कैसे निकालना है, डीप वेल से बाहर कैसे निकालना है, पहला सवाल ये है जिसकी वजह से कहा जाता है कि बहुत परेशानी है। दूसरा, उसका चेंज के पैरामीटर्स क्या है, क्या इत्तेहादी पीटीआई का साथ छोड़ के दूर हो जाएंगे। और थर्ड, और उससे भी इम्पॉर्टेंट, कि जो नवाज़ शरीफ ने पिछले 3-3.5 साल सियासत की है, वो वापसी का रास्ता अगर ये कहें कि वो डील नहीं करेंगे, उन्होंने तो कभी डील नहीं की, बिल्कुल झूठ होगा, क्योंकि पूरी सियासत में PMLN की सियासत इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ ही चलती रही है। ये शायद पहला मौका है कि वो बाहर बैठे हुए हैं तो उनका काम नहीं चल रहा। अदरवाइज़ मुशर्रफ वाला दौर था जब एक डिक्टेटर का कब्ज़ा था तो वो दूरी वाला मामला था, और अब ये वो स्टेज है जिसमें दोबारा एक रास्ता उनके लिए खुलने की गुंजाइश है। लेकिन मुतालबा क्या है? मुतालबा ये था कि चेंज आएगी तो नए इलेक्शंस के ज़रिए आएगी। इन हाउस हम किसी सेटअप में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस पार्लिमान को आगे नहीं चलाएंगे। 3 हल तलब इशू हैं, तीनों का भी क्लियर जवाब नहीं है, इसलिए आगे बढ़ना अभी आसान काम नहीं है, मुश्किल मामला है। इसके ऊपर बपी साहब क्या आपको इम्कानात क्या नज़र आते हैं? कोई आपके इत्तेहादी खफा हो गए हैं या इकॉनमी इतनी बैठ गई है जिससे परेशानी हो गई है? अच्छा, ऐसा कोई इशू नहीं है। वैसे अगर आप इससे पहले जो अलाइड गवर्नमेंट थी वो पीपल्स पार्टी की थी, अगर आप उसका देखें तो 2011-12 में उस वक्त नॉर्मली जब एंड ऑफ टेन्योर होता है तो उस वक्त इश्यूज होते हैं, हर अलाइज की डिमांड्स भी होती हैं, कहीं कोई नाराज़ होता है, कभी मान रहा होता है, पर वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा होता है। वो ये नहीं है कि जी आउट ऑफ द ब्लॉक्स अचानक, क्योंकि इस वक्त इकॉनमिक क्राइसिस में हमें छोड़ जाते हैं। देखिए, ये जो वज़ादारी और एथिकल रूल्स हैं ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में, तो वो काफ लीग में भी है, GDA में भी है, बाप में भी है, MQM, और आई एम श्योर इट्स ये बहुत बड़ा एक ऐसा अलाइज है जिसमें 4-5 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी एक नोबल सोल का कॉन्सेप्ट है ना, नॉट बी जजमेंट अबाउट द अलाइज, दैट कीप्स, मतलब मैंने देखा है जब कभी अलाइज की मीटिंग हुई है, मैंने नहीं कभी देखा कि कोई नाराज होकर वापसी गया हो। ही ऑलवेज लिसन टू व्हाट दे हैव टू से, और वो उनकी चीज़ों को रेजर्व एड्रेस करते हैं। कहीं कराची वाले नाराज हो जाते हैं कि जी हमारे लोकल इशूज़ हैं, अफराद के वाले से, मिसिंग पर्सन का कहीं इशूज़ आते हैं, वो छोटे छोटे इशू है, वो सेटल, उनका इस तरीके सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं। ऑफकोर्स जब इलेक्शन आता है हर बंदे की अपनी डिमांड्स होती हैं। एट द टाइम यू थिंक लाइक इट कि शायद बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है जैसे नून लीग ने क्रिएट कर दी। रेस्ट अश्योर हमारा हाउस इज इन प्रॉपर, और जो कोई थोड़े बहुत सप्लाई शॉक्स की वजह से अगर महंगाई या इन्फ्लेशन कहीं पे हमें को थोड़ा डैमेज कर रही है, तो एक सिल्वर लाइनिंग हमें भी नजर आ रही है कि मार्च में जैसे ब्रेंट क्रूड नीचे आएगा, थिंग्स विल स्टार्ट इंप्रूविंग अप, और फिर ऑटोमेटिक चीजें वापस आ जाएंगी। इलेक्शन मोड जब आएगा
चीज़ें थोड़ा सा स्टर ज़रूर होती हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि पूरा हाउस ऑफ कार्ड्स कुछ ऐसा अलहमदा डिस्टर्ब होने वाला, ऐसा इशू नहीं होने लगा। एक स्टेटमेंट सुनाइए जी बिलावल भुट्टो का, जो आज उन्होंने गड़ी खुदाबख्श में दिया, फिर आगे चलाते हैं। तैयारी पकड़ो, मैं आ रहा हूं इस कठपुतली के खिलाफ। अब वार करने, ऐलान करने के वक्त आ चुका है। हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे, हम लाहौर में बैठेंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। दीवारों पे लिखा चुका है कि कठपुतली को जाना होगा। इस पे मुझे आपने पहले मैंने कमेंट अच्छा, आप पहले ये जो इंटीरियर सिंध की जमात है और जो ख्वाब देख रही है पूरे पाकिस्तान में, रेस्ट एश्योर यकीन जानिए इस वक्त कुछ नहीं। मैंने एक इनकी ऐप देखी है खानेवाल के इलेक्शन में। आपकी जमात इतना खुश थी कि लाहौर बाई इलेक्शन के अंदर इतने वोट नहीं, हम नहीं खुश थे, उन लोगों ने कई स्टेटमेंट दिए। पीपल्स पार्टी से ज़्यादा आप। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इन्होंने 33,000 वोट लाहौर में लिया है। इनके पास एक ऐप थी, 15 से 25 करोड़ की एक रफ अमाउंट है, मैंने देखी नहीं है लेकिन सुनने में 15 से 25 करोड़ बाकायदा इनकी सखर से कराची से पेमेंट आई, जो कि लाहौर के इलेक्शन NA 133 में आई पीपल्स पार्टी ने और खानेवाल के इलेक्शन में 15 से 25 करोड़ की अमाउंट है। और टारगेट जो जरदारी साहब देते हैं वो देते हैं 12,000 से लेके 15,000 वोट पर आपने हल्के में लेके आने। और रीजन उनसे जब पूछी कि भाई तुम लोगों को मिलेगा कि यू आर लूजिंग इट, व्हाई यू वेस्टिंग मनी, उन्होंने कहा जी हमें टारगेट दिया है कि तुमने पंजाब में नंबर 3 के ऊपर रहना है, ताकि जो बेहतरीन कैंडिडेट्स है वो हम उसको पैकेट अपने वो एवरीवेयर। ये वही अब ये बताएं, लाहौर में पीपल्स पार्टी का वोट नहीं है। खानेवाल में यकीन करें 4,000 वोट लिया था, दे स्कोर्ड 12,000 दिस टाइम। कैसे आया हम खुद परेशान। आपके ख्याल में कैसे है? दे परचेज्ड इट ओपनली। अच्छा मजे की बात मलिक साहब, माजरत अल्लाह माफ करे, एक ऐप है, ऐप में अगर आप एक किसी का वोट आपने 2000 में खरीद लिया, अगर वही शख्स ID कार्ड लेके दोबारा आता तो ऐप बताती ये 2000 पे ले चुका है। उस पे कुरान हलफ हर चीज इज ऑन द ऐप। इट स्पीक्स कि मैं हलफ देता हूं, मैं तीर पे वोट दूंगा। आप किसकी ऐप है? पीपल्स पार्टी ने एक ऐप डेवलप किया। दैट इज द वे दे वर्क इट। आप इस पे राजा साहब कुछ इज़हार ख्याल करेंगे? देखिए ये जो ऐप इन्होंने अभी देखी है, हम तो इसको GB के इलेक्शन से, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से होते हुए यहाँ तक हमें तो वो ऐप जो है वो अब ऐप में आ गई, हमने वो उस वक्त का सारा कुछ देखा हुआ है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं कि सही है, जरदारी साहब को पता है कि अब पंजाब में और जो उनकी अप्रोच है वो ये ठीक बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह बता दूं, चाहे जितने भी पैसे लगा लें, मकसद उनका यही है कि एक शो करना कि मेरा वोट बैंक हर हल्के में एग्जिस्ट करता है। और ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन में हिस्सा, जब तक कि कोई सबूत हमारे पास नहीं आ जाता कॉन्क्रीट, और ये पैसे देने की कुछ वीडियोस जो थी वो उस वक्त आई भी सामने और उस पर बातचीत भी, और इलेक्शन कमीशन में वो मामला भी चल भी रहा है कि जो पैसे दिए गए। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन उस मामले की शफाफ जो है तहकीकात करके जल्द आवाम के आगे नताइज जो है उसका ऐलान करेगा। देखिए इन हाउस तब्दीली वाला हमारा टॉपिक था, दरमियान में स्टेटमेंट आ गई, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नून लीग पीपल्स पार्टी को साथ मिल के आगे चलें। लेकिन बज़ाहिर जो माजी की पॉलिटिक्स है, चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के वक्त, बाप पार्टी के क़याम के वक्त, यूसुफ रज़ा गिलानी के इंतखाब के वक्त, इसमें कहीं पे भी आपका साथ निभा नहीं है, वो आपका साथ छोड़ के रास्ते में, तो आप आइंदा भी इकट्ठे नहीं चल पाएंगे। देखिए मैं नदीम साहब इस चीज़ को बड़ा प्रैक्टिकली मैं तो हमेशा से लेता हूँ कि पीपल्स पार्टी का अपना एक टारगेट है, एक अपना मकसद है। हम एक सियासी जमात है, हमारा एक अपना मकसद है। अब मकासद जहाँ पर कुछ कॉमन ग्राउंड्स होते हैं, कॉमन इश्यूज़ होते हैं, जिस तरह ये मौजूदा हुकूमत है इससे छुटकारा है, या पाकिस्तान की आवाम जो महंगाई के वजन तले दब के रह गई है, छुटकारे पे भी साथ नहीं था। PDM वाले इशू पे वो साथ इसलिए छोड़ गए थे कि वो सिंध हुकूमत अपनी नहीं छोड़ेंगे। देखिए वो उसमें क्लैरिटी है उनमें। देखें क्लैरिटी दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने इस्तीफ़ों वाली बात का उनसे बात की थी और वो इस्तीफ़ों पे रजामंद नहीं हो रहे थे, और पहले दिन से वो रजामंद नहीं थे। हम लोग PDM में उनको यही कह रहे थे कि आप इस्तीफ़े दें, जबकि वो क्लियरली शुरू दिन से बता रहे थे कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। चले खैर वो चीज़ अनफोल्ड ना हो सकी, तो क्लैरिटी उनकी उस पर तो थी। जहाँ तक अभी ये हमें PMLN के लोगों को ये क्लैरिटी है कि जब हमने इलेक्शन में जाना है, हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से होगा, और हम पीपल्स पार्टी, और एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जो KPK में रिज़ल्ट्स आए हैं, KPK के रिज़ल्ट्स के बाद अब पंजाब में जब लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होते हैं तो उसके बीच में हम ये देख रहे हैं कि हम PTI का जो अलाइंस है उसको इतना स्ट्रांग नहीं देख रहे हैं ना। हम PTI के लोगों को हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट लोग, जिनमें पीपल्स पार्टी के भी लोग होंगे, वो इकट्ठे होकर एक इंडिपेंडेंट ही ग्रुप बनेगा,
एक लोकल ग्रुप बनेगा और उसके साथ PMLN का मुकाबला होगा। तकरीबन ये सूरत आपको बीपर कर लें। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, जुल्कर नैन हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। जुल्कर नैन, ये बताइएगा कि ये फॉरेन फंडिंग केस, क्या उसकी कोई डेट वगैरह फिक्स हो गई है? जी बिल्कुल मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन में आज बड़ा अहम इजलास हुआ था चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत, जिसमें तमाम जो मुतलका हुकाम में सवाल थे वो शरीक हुए थे और उसमें इस रिपोर्ट को डिस्कस किया गया, जिसके बाद कानून के मुताबिक अब उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया और 4 जनवरी को ये समाअत होगी इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन का बेंच है जो इसकी समाअत करेगा और इसकी जो रिपोर्ट की कॉपी है जो स्क्रूटनी कमेटी ने बनाई है वो दोनों फ्रीकैन को दी जाएगी, जिसके बाद फ्रीकैन अपना अपना मौकफ तहरीरी तौर पर उसके ऊपर देंगे और फिर कमीशन दोनों के मौकफ का जायजा लेगा। दलाइल सुनने के बाद जो भी फैसला होगा वो करेगा, क्योंकि इनिशियली ये केस इलेक्शन कमीशन के सामने ही लगा था और इलेक्शन कमीशन ने ही स्क्रूटनी कमेटी तश्कील दी थी इस मामले की जांच पड़ताल के लिए और हकाइक सामने लाने के लिए। अब वो रिपोर्ट आ चुकी है, वो अहम रिपोर्ट है जिसको डीसील किया गया दो से चंद दिन पहले इजलास जो हुआ था उसके अंदर, और उस इजलास के में डीसील होने के बाद अब इसको बाकायदा जो इसका राब्ता था उसके तहत ओपन कोर्ट में समाअत के लिए ही मुकर्रर किया जाएगा। क्या उसके मंदरजात तो अभी पूरे पब्लिक नहीं हुए, लेकिन PMLN इल्ज़ाम ये लगाती है, बल्कि पीपल्स पार्टी PMLN और बाकी अपोजिशन जमातें ये इल्ज़ाम लगाती हैं कि PTI ने गैर मुल्की फंडिंग हासिल की, ममनुआ फंड्स हासिल किए। तो ममनुआ फंड्स के ऊपर कोई रकम है? क्योंकि टोटल ये मिलियंस ऑफ डॉलर गैर मुल्कों से फंड्स इकट्ठा करती है PTI लीगली, लेकिन उसमें ममनुआ वो है कि कोई इंडियन नेशनल आ गया है, कोई ज्यूइश आ गया है। कोई ऐसे फंड्स की कोई आपके पास अमाउंट है? मलिक साहब, अभी क्योंकि इस मामले को इलेक्शन कमीशन ने इंतहाई टॉप सीक्रेट रखा हुआ है, तो कुछ रिपोर्ट की डायरेक्ट उस अंदाज में मंदरजात तो अब में इस पोजीशन में नहीं है कि कोर्ट कर सके। कुछ इतला जरूर है, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर उसको कंफर्म करना, ये इस मौके पे उसको ऑनर करना जरा मुनासिब नहीं होगा। लेकिन चीज ये कि अब जो भी तफसीलात होंगी 4 जनवरी को सारी सामने आ जाएगा। जब रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी और फ्रीकैन को मिल जाएगी तो उस वक्त सारे इसके कॉन्टेक्ट मुकम्मल तौर पर बाहर आ जाएंगे। कुछ इतलात तो इस वक्त ऐसी मौजूद जरूर है, लेकिन ऑफिशियली उसको इस वक्त एयर करना मुनासिब नहीं होगा। जुल्करनैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आप हमारे से। ऑनबाज साहब, जो पहले नाम आए थे, मैंने वो US की वो जो वेबसाइट है फॉरेन फंडिंग वाली, उसमें एक तो कोई बैरी स्निप समथिंग था और एक कोई इंडियन नेशनल है। इवन ए स्मॉल अमाउंट आपके लिए बड़ी एम्बेरसमेंट क्रिएट कर सकती है जब रिपोर्ट पब्लिक होगी। आर यू रेडी फॉर दैट? मैं थोड़ा सा अगर राजा साहब पहले इसका जवाब दे लें, मिक्स अप हो जाए। लेट मी क्लैरिफाइड। पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतने बड़े ह्यूज डिटेल्स अपनी फाइनेंशियल जो उनकी बजटिंग है उसके वाले से कभी डिस्क्लोजर नहीं किया। सो दिस इज वन थिंग दैट हैज़ टू बी अप्रिशिएटेड। जैसे जुल्करनैन ने फरमाया कि जी क्योंकि अब से सब जुडिशियल मैटर्स पे बात नहीं करते, बट रेस्ट एश्योर अगर हम 40,000 बार बार आप लोगों के शो में ही और किसी के शो में भी ये क्लेम करते रहे कि हमने 40,000 लोगों का डाटा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दिया है विद द टेलीफोन नंबर्स, उनकी आईडी कार्ड्स, उनकी आइडेंटिटीज, अगर उसमें फॉरेन नेशनल अगर कोई एक है, 2 है, 3 है, अगर किसी पे उनको एतराज है, नहीं इंडियन नेशनल फॉर एग्जांपल अगर आप कह रहे हैं अगर कोई ऐसे, तो अगर हमसे क्लैरिफिकेशन मांगे हम वो भी देंगे कि ये कौन है, हम उससे हमें वो इन्फॉर्मेशन थी नहीं थी, लेकिन देयर द प्रॉपर टाइम कम फॉर इट, बजाय कि हम जजमेंटल ग्राउंड पे अगले स्टेज। मैंने इस प्रोग्राम में क्योंकि खुद उस पेज से उठा के वो US फंडिंग वाले से उठा के तो टीवी पे भी हमने दिखाया। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि जब फारूक हबीब ने केस किया था पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर, नोबडी केम विद एन आंसर, किसी ने ये नहीं कहा हमारे तो फिर होगा ना $100 50 होगी तो ये कैसे बचेंगे? मजे की बात है मिलेगी तो दूसरे। अच्छा एक और चीज, हमारी तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी पेमेंट है $50 की, $100 की, $150, $500। अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को देखा जाए दे आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ रुपीस। अगर वो 50-50 लाख रुपए दे रहा है ये इंटरेस्ट, कानूनदान या इनसे रनवाई ले लें, ये कितना भारी हो सकता है सियासी एतबार से भी और कानूनी एतबार से भी ये केस? देखिए इस केस के बीच में जो अनलॉफुल फंडिंग है वो तो इस्टेब्लिश्ड है और खास इस्टेब्लिश्ड है जी बिल्कुल। कोई अमाउंट है उसकी का 2-3 एंट्रीज मेरी भी नज़र से, मैं भी 1-2 दफ़ा इलेक्शन कमीशन में इस केस के लिए गया था, कुछ कई हज़ारों डॉलर्स उन अकाउंट्स में से इमरान खान साहब के अपने अकाउंट्स में भी आए हैं। और अपने अकाउंट से क्या मुराद है? पर्सनल अकाउंट्स हैं जो वो वाले अकाउंट्स थे ना, पर्सनल अकाउंट्स का तो मैंने नहीं सुना। पार्टी अकाउंट्स का वो है जिसको उन्होंने साइन करके पार्टी फंड की तस्दीक वो जो करता है पार्टी प्रेसिडेंट, वो तो एज ए पार्टी फंड तस्दीक हो गई। उसके अलावा उन अकाउंट्स में से इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो जहाँ तक ये कहना कि हम उसके बेनिफिशरी नहीं हैं और $50 की एंट्री है या $200 की है, तो लॉ तो उस पर बड़ा क्लियर है कि आप फॉरेन नेशनल से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो फंडिंग ले सकती, दैट इज़ अनलॉफुल अंडर द इलेक्शन एक्ट। तो वो तो एक चीज़ मतलब क्लियरली एडमिटेड फैक्ट है। अब देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इसके बीच में काफ़ी अरसा
एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जो स्क्रूटनी कमेटी थी, जिसके बीच में उसी कमेटी की रिपोर्ट अब जो है वो कमेटी की उस कमेटी की रिपोर्ट के बीच में ये कमेटी बेसिकली इन्होंने क्या चालाकी की, जो इनके वो हबीब साहब, जो फ़ारूक हबीब साहब जो है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने PMLN को और पीपल्स पार्टी का इशू इसलिए खड़ा किया कि PTI का जो इशू है फॉरेन फंडिंग उससे हट जाए। एक चीज़ कमेटी में क्लियरली क्वेश्चन हुआ कि PMLN की कोई फॉरेन फंडिंग है कि नहीं, तो ये तो चीज़ क्लियर होगी कि PMLN की फॉरेन फंडिंग नहीं है। लोकल अकाउंट्स में जो पैसे टिकट होल्डर्स और टिकट्स जब लेते हैं, लोग अप्लाई करते हैं टिकट्स की एप्लीकेशंस, जो फीसें देते हैं, उन एंट्रीज के ऊपर। देखिए फॉरेन फंडिंग का केस तो जिस दिन खुल के सामने आया उस दिन पता चल जाएगा कि इन्होंने कितने लिए और आपने कितने। हमारी दो छोटी सी क्लैरिफिकेशन जल्दी से कह दें, दो छोटी सी। पहली बात, फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये PTI की है, पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर राजा साहब जनवरी को रिपोर्ट मुझे पता चल, राजा साहब ने ऑफ द कफ पे डालूंगा स्क्रीन, राजा साहब ने ऑफ द कफ स्टेटमेंट दी कि शायद प्राइम मिनिस्टर या चेयरमैन के अकाउंट में आए, जो कि एस्टैब्लिश नहीं, अगर होता तो हो जाता, बैठे बैठे ऐसे उन्होंने मैलाफाइड एक स्टेटमेंट दे दी। आई थिंक दैट शुड बी रिवर्स्ड एंड डिलीटेड, नंबर 1। नंबर 2, यस ऑफ कोर्स ही इज राइट कि हमें तो शायद किसी ने बरतानिया से 100-50 दिए हो। PHA गुजरांवाला के चेयरमैन का जो केस है, जो कि इस वक्त FIA में चल रहा है, उसमें 50 लाख रुपए की एंट्री शहबाज शरीफ के अकाउंट में जमा कराई। उसने ऑन ओथ वेरीफाई किया कि मुझे PHA का चेयरमैन लगाने के लिए मुझसे पार्टी फंड के लिए 50 लाख मांगा था, लेकिन एट द एंड दे लैंडेड अप इन शहबाज शरीफ के अकाउंट में। सो हमारे तो शायद पैसे फिर पार्टी अकाउंट में आते। ये तो ऑन ओथ, ये मैं ये वकील है, मैं तो झूठ नहीं बोल सकता। औरंगजेब भट्ट साहब का 50 लाख रुपया ऑन ओथ उसने विटनेस है। आप सवाल फॉरेन फंडिंग का देंगे, आप शहबाज शरीफ का देंगे। नहीं राय साहब, मैंने कहा मसला ये है कि ये फॉरेन फंडिंग, इनकी फॉरेन फंडिंग है कि नहीं है? नहीं है ना, पता नहीं कितनी फॉरेन फंडिंग है, यही तो हम कह रहे हैं कि ये तो एस्टैब्लिश होगा तो पता चलेगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इस पे बात करते हैं। बड़ी खबर होगी 4 जनवरी वाले दिन, और पोलिटिकल कॉस्ट इसकी शायद उस अमाउंट से बहुत बड़ी होगी अगर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि ये 5, 7, 8 फॉरेन अकाउंट्स थे, ममनुआ अकाउंट्स, कोई इंडियन नेशनल है या कोई इजरायली नेशनल है, तो उसके खातों से पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा है, वो बाय लॉ कॉन्फिस्केट हो जाएगा पैसा, और उस पर इलेक्शन कमीशन डेट आएगी तो पता चल जाएगा। ब्रेक ले लेंगे हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। 27 दिसंबर मोहतरमा की शहादत। बप्पी साहब, पहले आपसे आगाज़ करता हूँ, क्या रोल अदा करना चाहिए पाकिस्तानी सियासतदानों को इंश्योर करने के लिए कि दोबारा ऐसा सान्या पाकिस्तानी सरजमीन पर ना पेश आए? आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी था, तो मैं सोचता था कि आज शायद वो स्टेटमेंट देंगे तो कहेंगे कि किसी ऐसी इंतहा पसंद जमात को हमारी सरजमीन पर रहने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन आज आया नहीं है। काबीना की मंजूरी के बाद फुल स्टेटमेंट आएगी। आई होप कि आप इस पर रीसर्च करें, वो जो नैप वाली चीज़ें थी उसको ज़्यादा जोर दें। कुछ कहेंगे? मैं हर बार कहता हूँ, मेरा ना बचपन का रोमांस बीबी बेनज़ीर भुट्टो थी और मेरे बुढ़ापे का रोमांस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। पॉलिटिकली आई हैव ऑलवेज बीन एन एडमायरर ऑफ हर। जिस तरीके से वो बोलती थी, जिस तरीके एक फॉरेन पॉलिसी को वो एक्सप्लेन करती थी, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नहीं बोल सका। मैंने एक दफ़ा उनकी तकरीर सुनी थी जिसमें वो शायद BBC को इंटरव्यू दे रही थी। जिस तरीके ने अफगान पॉलिसी वो एक्सप्लेन कर रही थी, या वो थी, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आकर उसको समझा था। और जो फेमिनिज्म के हवाले से पाकिस्तान में जेंडर इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा लाई थी, शहीद लेके आई थी, वो शायद कोई नहीं ला सका। आई थिंक वो गैप फिल नहीं हो सका। दिस इज़ हाई टाइम कि शायद हमारी गवर्नमेंट भी और प्राइम मिनिस्टर साहब तो बार बार कहते हैं कि वो जो एक ख़वातीन का रोल है एक सोसाइटी में, आई थिंक उनकी आज शहादत के दिन के हवाले से वो उसको थोड़ा सा प्रोपेल होना चाहिए, वो ज़्यादा प्रॉस्पर होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में 51% जो हमारी आबादी है वो उनसे इंस्पायर होकर आगे आए। पॉलिटिक्स विदाउट दी जेंडर इक्वालिटी इन पाकिस्तान, शायद ये गवर्नमेंट्स आगे चलना बहुत मुश्किल होगा। तबका नहीं जी, अब जो उन्होंने बुनियादी बात की है कि जेंडर इक्वालिटी जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, एंड वी वांट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ख़वातीन की पाकिस्तान की। लेकिन 27 दिसंबर 2007 से क्या हमने उस दिन ये तहैया कर लिया था कि पाकिस्तानी सरजमीन से ऐसे उन तमाम अनासर का कला कमा हो जाएगा जो हमारी प्राइम मिनिस्टर को शहीद कर सकते हैं, हमारी फ़ौज के जनरल को शहीद कर सकते हैं, नाकों पे खड़े सिपाही को शहीद कर सकते हैं, APS के बच्चों को शहीद कर सकते हैं? क्या हम अभी डामाडोल हैं उस पर कमिटमेंट हमारी? देखिए, अगर हम आपस की लड़ाइयों से बाहर निकलेंगे तो फिर हम इन चीज़ों की तरफ जाएंगे। यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेशन चाहिए तमाम सियासी जमातों को, कॉमन इश्यूज़ पे बैठ के एक नया हमें चार्टर जो है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, जिस पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, जिसमें इकॉनमी भी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ये दहशतगर्दी का मसला भी होना चाहिए कि इस पे कोई भी सियासी जमात कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, सियासत नहीं करेगी।
जो इकॉनमी और आपकी ये जो सिक्योरिटी के मैटर्स हैं ये साथ जुड़े होते हैं। आमतौर पर इसको उस तरह 9/11 के बाद देखेंगे हमारी इकॉनमी की जो तबाही हुई है, अब हम कहते हैं $100 अरब से ज़्यादा गवा दिया। क्यों गवाया? आपके शहरों में बम फटने लग गए थे, आपकी खेलें तबाह हो गई, आपकी इकॉनमी तबाह हो गई, आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर तबाह हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई रियल एस्टेट सेक्टर, ये जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आई। आई थिंक एज अ स्टेट और एज अ नेशन हम रेडिकलाइजेशन के जिस दौर से गुजरे हैं, अब शायद हम उसमें हमें विजडम भी आ रहा है, हम भी सीखना शुरू। अभी पिछले 1.5 साल में जो डेढ़ साल में इवेंट्स यहाँ पाकिस्तान में भी होते रह गए, उसमें गवर्नमेंट और अपोजिशन तकरीबन माइंड जो हमारा था ना वो तकरीबन इक्वल वेव लेंथ के भी ज़रूर था। सो वो कम अज़ कम एज अ नेशन हमने मूव करना शुरू कर दिया है उस तरफ कि यार जो चीज़ गलत है उसमें पॉलिटिकल अंडर द बेल्ट जाके बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना, चाहे कोई भी ओपोनेंट हो। हमने भी सबक सीखा, ऑपोजिशन ने भी सीखा। आई थिंक एज अ नेशन वी लर्निंग फ्रॉम दोज थिंग्स, और वो एक जो कॉमन एक माइंडसेट है वो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे श्रीलंका का जो इशू हुआ या जो एक लिंचिंग हुई थी स्टार्ट, या जर्नी एक जो एक मॉब मेंटालिटी के ऊपर सारे के सारे जो है ना, चाहे वो राइटिस्ट हो चाहे लेफ्टिस्ट हो, वहाँ पे आके एक कॉमन स्टेज ले लेते हैं। आई थिंक वो डेवलप होता जा रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। क्लोजिंग रिमार्क्स रांझा साहब, नैब का जो हतमी फेज़ है वो आना चाहिए, जिसमें ये जो अनासर रह गए हैं ना, जो कभी 4 सद्दा में वाक़ हो जाता है, कभी सियालकोट में वो श्रीलंकन वाला हो गया, या आगे पीछे 2 दिनों में 2 वाक़यात हो गए। आयरन हैंड, नो टॉलरेंस एट ऑल। बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आई 100% एग्री विद यू। इन सब चीज़ों के लिए हमें लेजिस्लेशन भी चाहिए, हमें अपना जस्टिस सिस्टम जो है पूरा, उसको भी हमें पूरा रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली मेयर्स की ज़रूरत है, बातों वाली ये बातें नहीं है। हम लोग हर रोज़ कहते हैं, लेकिन इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है विच नीड्स टू बी मेड, और वो उस वक्त ही इस मुल्क में मुमकिन होगा जब इस मुल्क के बीच में एक सही इलेक्शन हो जाए, जिस इलेक्शन पे सारी सियासी जमातें इत्तेफाक कर जाएं और एक रिजल्ट पे इत्तेफाक। एक क्लोजिंग रिमार्क में मैं कह दूं, आपका कोई भी ऑपरेशन हो, नेशनल इलेक्शन प्लान हो या कोई और भी हो, किसी को मिसिंग पर्सन नहीं बनाना चाहिए। बदतरीन दहशतगर्द को भी उठाएं, उसका खाते में एंट्री डालें और उसको थ्रू लीगल प्रोसेस सजा दें, मिसिंग ना बनाएं। मिसिंग से बहुत बदइत्मादी माशरे में फैलती है। शाहनवाज रांझा साहब, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और अनबाज बप्पी साहब, दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।